हेलो स्टूडेंट, मैं आरम तिवारी आपका जस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पादप कारकी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हमारी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पादप कारकी होता क्या है? तो पादप कारकी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधे में होने वाले जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो पादप कारकी का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? स्टीफन हेल्स ने। अब हम बात करते हैं इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज गिवन बाय, क्रम विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो क्रम विकास का सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन ने। प्रश्न दूसरा, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन प्लांट थ्रू, पौधे में जल तथा खनिज पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल तथा खनिज पदार्थों का स्थानांतरण जाइलम के द्वारा होता है। बात करें अपने तीसरे प्रश्न की, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल इन प्लांट थ्रू, मतलब पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है किसके द्वारा? तो फ्लोएम के द्वारा। बात करें अपने चौथे प्रश्न की, हु सेड प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, किसने कहा कि प्रोटोप्लाज्म जो है, जीवद्रव्य जो है, जीवन का भौतिक आधार है? किस वैज्ञानिक ने कहा? तो हेक्सले ने कहा कि प्रोटोप्लाज्म जो है जीवन का भौतिक आधार है, जीवद्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है। बात करें अपने पांचवें प्रश्न की, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू श्रिंकेज, प्रोटोप्लाज्म का सूख जाना किस प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्लाज्मोलिसिस। लेकिन हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि ड्यू टू किसके कारण प्रोटोप्लाज्म सूख जाता है? तो हम जब किसी भी कोशिका को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसमें क्या होने लगता है? एक्सोऑस्मोसिस होने लगता है। उसमें क्या होने लगता है? एक्सोऑस्मोसिस, जिसमें एक्सोऑस्मोसिस होने लगता है। एक्सोऑस्मोसिस का हिंदी है बहिपरासरण। उसमें क्या होने लगता है? बहिपरासरण होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? जीवद्रव्य कला सूख जाती है, जीवद्रव्य सूख जाता है। बात करें अपने छठवें प्रश्न के बारे में, सलिन इन किशमिश इन वाटर ड्यू टू, किशमिश का जल में फूल जाना। तो कैसे, क्यों फूल जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? इंडोऑस्मोसिस की प्रक्रिया, इंडोऑस्मोसिस। और इसको किस सॉल्यूशन में रख रहे हैं? हाइपोटोनिक मतलब लोअर कंसंट्रेशन, हाइपोटोनिक। इसमें क्या हो रहा है? इंडोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पता है, ऑस्मोसिस एक विशेष प्रकार का विसरण होता है जिसमें क्या होता है? जो द्रव्य पदार्थ होते हैं उनका विसरण किसके द्वारा होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को ही हम क्या कहते हैं? परासरण। याद कर लीजिएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को ही हम परासरण कहते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली की क्या क्वालिटी होती है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होता है जिसमें से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो पार कर जाते हैं लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स पार नहीं कर सकते। अगर हम चीनी और पानी का घोल का बात करें तो विलय और विलायक क्या है? पानी है, और विलय क्या है? चीनी है। तो उस अर्धपारगम्य झिल्ली से पानी के अणु तो पार कर जाएंगे लेकिन चीनी के अणु नहीं पार कर पाएंगे। बात करें अपने सातवें प्रश्न की, विच न्यूट्रिएंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोमेटा ओपनिंग, रंध्रों के खुलने में कौन सा तत्व उत्तरदायी होता है? तो रंध्रों के खुलने के लिए पोटेशियम आयन उत्तरदायी होता है। बात करें अपने आठवें प्रश्न की, शेप ऑफ स्टोमेटा का आकार किस तरह का होता है? तो स्टोमेटा का आकार होता है किडनी शेप। किडनी के आकार का स्टोमेटा का आकार होता है। बात करें अपने 9वें प्रश्न की, वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, जब जल की हानि बूंदों के रूप में होती है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं गटेशन की हिंदी में कहते हैं बिंदु स्राव। ये बिंदु स्राव किसके द्वारा होता है? किन ऊतकों के द्वारा होता है? तो हाइड्रोथोट्स नामक। ये स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं, ग्रंथि होती है जिसके द्वारा पानी की हानि क्या होती है? बूंद के रूप में होती है। और समांतर गटेशन जो बिंदु स्राव की प्रक्रिया है वो कब होती है? रात्रि में होती है, रात में होती है।
बात करें 10वें प्रश्न की, विच एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मौजूद होता है। क्लोरोफिल का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके मिड में एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, उस एलिमेंट का क्या नाम है, तो मैग्नीशियम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो मैग्नीशियम। अब हम बात करते हैं अपने 11वें प्रश्न के बारे में। 11वां प्रश्न, फोटोसिंथेसिस इज ए, फोटोसिंथेसिस है क्या, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी इसको कहते हैं हम, फोटोकेमिकल रिएक्शन, या इसको हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयक क्रिया भी हम फोटोसिंथेसिस को कहते हैं। बात करें मैं 12वें प्रश्न की, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होता है उसका स्रोत क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होता है उसका मुख्य स्रोत है H2O, जल। बात करें अभी 13वें प्रश्न की, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो हरित लवक के किस भाग में होती है, जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो हरित लवक के किस भाग में होती है, तो हरित लवक के ग्रेना में होती है, हरित लवक के ग्रेना में होती है। अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये स्ट्रोमा हो गया, और ये सिक्के की तरह जो ढेर होते हैं उसको हम ग्रेना कहते हैं। तो वहाँ जो सिक्के की तरह ढेर है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं, और वहीं क्या होती है, लाइट रिएक्शन का प्रक्रिया होता है वहीं पे। बात करें 14वें प्रश्न की, डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो डार्क रिएक्शन किस जगह होता है, तो डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछे जाते हैं कि लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, या कभी कभी दे देते हैं अंधकार में होने वाली अभिक्रिया। बात करते हैं अपने 15वें प्रश्न पे, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की मतलब होता क्या है पहले आप जान जाइए। ये श्वसन जो रिस्पिरेशन होता है उसमें होता है एक आक्सीय श्वसन, एक अनाक्सीय श्वसन। तो अनाक्सीय श्वसन में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया आती है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होता है, तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। ये क्या है, ये एनाएरोबिक रिस्पिरेशन होता है, अनाक्सीय श्वसन, अनाक्सीय श्वसन में ये प्रक्रिया होती है। अनाक्सीय श्वसन में केवल एक प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलिसिस। और जब हम बात करते हैं आक्सीय श्वसन में, तो आक्सीय श्वसन में ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स साइकिल दोनों प्रक्रिया होती है। बात करते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान कितने एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान 8 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। बात करते हैं अपने 17वें प्रश्न पे, लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है उसके बाद क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया होती है, इन दोनों के बीच में एक लिंक, जो लिंक उपस्थित होता है उसका क्या नाम है, एसिटिल कोएंजाइम ए। ये लिंक है किसके बीच में, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के मध्य में। एसिटिल कोएंजाइम ए की प्रक्रिया के दौरान कितने एटीपी ऊर्जा मुक्त होते हैं, 6 एटीपी। कितने एटीपी, 6 एटीपी। बात करते हैं 18वें प्रश्न पे, नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन एसिटिल कोएंजाइम ए, तो जो हमने पहले बताया 6 एटीपी, 6 एटीपी। बात करें 19वें प्रश्न की, क्रेब्स साइकिल प्रोसेस टेक्स प्लेस, जो क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, तो क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये कैसा है, एरोबिक रिस्पिरेशन का भाग है। एरोबिक मतलब आक्सीय श्वसन, समझ गए। जैसे अनाक्सीय श्वसन में केवल एक प्रक्रिया होगी जिसको हम ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम ईएमपी पाथवे भी होता है। ईएमपी 3 वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया की खोज की थी, इम्बेडेन, मेयर हब और प्रॉनस नामक वैज्ञानिक ने, जिसके नाम पर पढ़ा है ईएमपी पाथवे।
तो इस प्रक्रिया, ये प्रक्रिया कब होती है? जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अनाक्सी जो श्वसन होता है उसमें क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। और जब आक्सी श्वसन होगा तो आक्सी श्वसन में दोनों प्रक्रिया होगी, ग्लाइकोलिसिस की भी प्रक्रिया होगी और क्रेब्स साइकिल की भी। लेकिन जब आपको केवल दे दे एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो आपको मान के चलना है जब एनारोबिक दे दे तो केवल किसकी बात कर रहा है? वो केवल ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहा है। कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको इस तरह पूछ देते हैं, टोटल एटीपी फाउंड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, अनाक्सी श्वसन के दौरान कितनी एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है? तो अनाक्सी श्वसन के दौरान मतलब वो किसकी बात कर रहा है? ग्लाइकोलिसिस की ही बात कर रहा है। तो कितनी एटीपी ऊर्जा मुक्त हो रही है? 8 एटीपी। बात करते हैं अपने 20वें प्रश्न की, टोटल एटीपी एंड एनर्जी प्रोडक्शन इन एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए एरोबिक की बात किया मतलब ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों को कंबाइंड करके बात किया, तो कितने एटीपी हमको मिलेंगे? 8 एटीपी मिल रहा है ग्लाइकोलिसिस से, 6 एटीपी मिल रहा है एसिटिल कोएंजाइम ए से, और क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया के दौरान कितने एटीपी मिलते हैं? 24 एटीपी। 24 एटीपी मिलता है। तो 8, 6, 14 और 24 कुल 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। और एनर्जी कितनी मुक्त होती है? 673 किलो कैलोरी। 673 किलो कैलोरी। सीधी बात है कि हम देखें कि जब एनारोबिक रिस्पिरेशन की बात कर रहा है तो एनारोबिक मतलब केवल ग्लाइकोलिसिस, और एरोबिक की बात कर रहा है तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल हम दोनों को लेकर चलते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में पूछ रहा है कि कितने एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 38 एटीपी। और कितनी एनर्जी? 673 किलो कैलोरी एनर्जी मुक्त होती है। तो ये कुछ आपके प्लांट फिजियोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे।